नमस्कार, स्वागत है आपका द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। द वीक ऑफ शो में हम बात करने वाले हैं हफ्ते भर के सियासी उठापटक के बारे में। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने अपना दूसरा बजट सत्र के दौरान पेश किया। बजट में 15% की बढ़त के साथ 4,21,032 करोड़ का बजट बिना कोई नया टैक्स लगाए विधानसभा के पटल पर रखा गया। बजट पीएम मोदी की थीम ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस रखा गया है, जिसमें हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने की सरकार ने कोशिश की। तो विपक्ष को बजट में कुछ नया नहीं नजर आया। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने अपना दूसरा बजट पेश कर दिया है। 4,21,032 करोड़ के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। बजट पीएम मोदी की थीम ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस रखा गया है। अगर वर्गवार ज्ञान के लिए बजट के प्रावधानों की बात करें तो ज्ञान का बजट गरीब कल्याण के लिए सर्वाधिक राशि, ST/SC के कल्याण के लिए 80,000 करोड़ का बजट, ST के विकास के लिए 47,000 करोड़ का प्रावधान, SC के विकास के लिए 32,000 करोड़ का प्रावधान, अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए 180 करोड़, आहार अनुदान योजना में हर महिला को 1,500 रुपए, 1.33 करोड़ परिवारों के मुफ्त राशन का प्रावधान, नागरिक बीमा समिति का होगा गठन, जनजातीय इलाकों में सीएम राइज स्कूल के लिए 1,017 करोड़, ST के 50 स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए विदेश भेजेगी सरकार, जनजातीय बहुल 11,300 से अधिक गांवों का होगा कायाकल्प, बिजली बिलों में राहत के लिए 5,700 करोड़ रुपए का प्रावधान, वाई युवा 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों से 3 लाख नौकरियां, रोजगार परक शिक्षा के लिए 22 नए ITI, उज्जैन में डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस की स्थापना, अगले 5 साल में हर संभाग में IIT स्तर का MPIT, 8 यूनिवर्सिटीज और 27 कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 565 करोड़, डिजिटल यूनिवर्सिटी और रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना का लक्ष्य, कौशल विकास के लिए अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम, 9 अंतरराष्ट्रीय हॉकी टर्फ, 5 सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और 56 खेल स्टेडियम, सीएम युवा शक्ति योजना में हर विधानसभा क्षेत्र में 1 स्टेडियम, अन्नदाता धान पर प्रोत्साहन के लिए 850 करोड़ रुपए, सीएम किसान कल्याण योजना में 5,220 करोड़, मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना में विशेष प्रोत्साहन राशि, खेती में रिसर्च के लिए 40 करोड़ का प्रावधान, फसल बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए, पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना में 447 करोड़ का प्रावधान, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन में 100 करोड़ का प्रावधान, दुग्ध पर 5 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि के लिए 50 करोड़, किसानों को बिजली सब्सिडी के लिए 19,208 करोड़, नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड में 183 करोड़ रुपए, गौ संवर्धन एवं पशु संवर्धन योजना में 505 करोड़ का प्रावधान, नारी लाडली बहना योजना के लिए 18,679 करोड़ का प्रावधान, लाडली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा, छात्राओं को साइकिल स्कूटी योजना के लिए 26,997 करोड़, 4 बड़े औद्योगिक शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए 5,000 बेड के हॉस्टल, कुपोषण मिटाने हर महीने 1,500 रुपए, महिलाओं को मिलेगा जीवन बीमा योजना का लाभ। बजट में सरकार का सनातनी एजेंडा भी दिखा है। पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व के क्षेत्र में 1,610 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो पिछले बजट से 133 करोड़ रुपए अधिक है। इस बजट से ओमकारेश्वर में उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर ओमकारेश्वर महालोक का निर्माण किया जाएगा। उज्जैन में सिंहस्थ के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान है। हर जिला मुख्यालय में गीता भवन बनाने का 100 करोड़ का प्रावधान है। श्री कृष्ण पाथेय के लिए 10 करोड़, राम वन गमन पथ के लिए 30 करोड़ का प्रावधान बजट में रखा गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला, प्रदेश को प्रगति के पथ पर बढ़ाने वाला, सनातन संस्कृति के उत्थान का बजट कहा है। वहीं विपक्ष को इसमें कुछ भी खास नजर नहीं आया।
विपक्ष ने बजट को नई बोतल में पुरानी शराब करार दिया है। जैसा मोदी जी ने कहा कि 4 जातियां उन्होंने चिन्हित की, उसको ज्ञान के रूप में उन्होंने कहा कि ज्ञान हमारा GYAN, तो गरीब कल्याण, युवा शक्ति, अन्नदाता और नारी शक्ति, मतलब कोशिश हमारी भी इस बजट में ये रही कि सर्वस्पर्शी बजट हो। ये हमारी सरकार का अद्वितीय बजट है जिसके माध्यम से हमने सभी वर्गों की बेहतरी के लिए प्रयास किया है। 2047 की हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से 250 लाख करोड़ का बजट का जो रोड मैप तैयार किया गया, उसी सिलसिले में अपने बजट को 5 साल में 2 गुना करने का संकल्प लेकर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इस दस्तावेज में केवल आंकड़े नहीं है, ये ठोस निर्धारित लक्ष्य है जिसके आधार पर व्यवस्थित प्लानिंग की गई है। लाभ का कोई बजट नहीं, पुराने आंकड़े गिनाए गए और मैं समझता हूं कि कर्ज को लेके स्थिति सरकार ने कोई स्पष्ट नहीं करी, राष्ट्रीय कोषीय घाटा को लेके। युवा देखते रहे, प्रदेश के युवा कि हमें नौकरियों के नए रास्ते खुलेंगे, उसके लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं बजट के अंदर। पद को लेकर 30 करोड़ रुपए भगवान राम के नाम पे तो वोट मांगते, लेकिन चुनाव में याद रखते और बजट के समय राम गमन को भूल गए। तो ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आडंबर की पार्टी है और न भगवान राम को लेकर इनमें विश्वास है, न प्रदेश की जनता के किसानों को लेकर, न युवाओं को लेकर। डॉक्टर मोहन यादव सरकार विकास का दीर्घकालिक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। सरकार ने 2047 तक सकल घरेलू उत्पाद 250 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वार्षिक आय 22.33 लाख तक बढ़ाने की योजना पर सरकार आगे बढ़ रही है। इसी लक्ष्य पर आगे बढ़ते हुए बजट में पिछले साल की तुलना में 15% की वृद्धि की गई है। सरकार का दावा है कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर देश में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है, जिसमें 22 वर्षों में 17 गुना वृद्धि हुई है। ये बजट विकास की इसी रफ्तार को गति देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। विजन एंड कंपैरिजन एट मोहन। मध्य प्रदेश का बजट सत्र में प्रदेश के विकास पर बहस बदस्तूर जारी है। प्रदेश के विजन का कंपैरिजन हो रहा है। जिस तरह विपक्ष चुनावी वादों और विकास पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 2003 से लेकर 2025 का विकास सामने रख विपक्ष पर पलटवार किया। कांग्रेस को विकास पर आईना दिखाया तो विपक्ष ने सीएम के दावों को पूरी तरह से नकारते हुए आंकड़ों को कागजी करार दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए अपना विकसित मध्य प्रदेश का विजन बताया, तो विकास को लेकर खुली बहस को चुनौती देते हुए आंकड़ों से विपक्ष पर तीखा वार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने की दिशा में है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी सहित सभी वर्गों की बेहतरी का संकल्प समाहित है। इस दौरान सीएम ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई तो विकास पर कांग्रेस को भी आईना दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2003-04 तक मात्र 20,000 करोड़ रुपए का बजट था, जिसे 21 गुना बढ़ाते हुए 4,21,032 करोड़ रुपए तक भाजपा सरकार पहुंची है और प्रदेश को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने का सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। हमारी औद्योगिक विकास दर कांग्रेस के शासनकाल में 0.016 थी, तो इसका मतलब है कि वो औद्योगिक विकास दर एक तरह से माइनस में थी और आज हमारी 24% औद्योगिक विकास दर है। ये अपने आप में सबके सामने है। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी हमारी लगभग 11% के आसपास जा रही है। 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा उनके टाइम था, आज 56 लाख तो हो गया और 1 लाख करोड़ हेक्टेयर तक हम पहुंचाने वाले हैं। तो ये विकास के पैमाने हैं जिस पे हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। कुल बजट 1956 से लगा के 2003 तक इनका बजट 23,000 करोड़ का था और आज की स्थिति में हम 4,21,000 करोड़ का बजट हम लेकर सबके सामने आए। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि आखिरकार सरकार कांग्रेस ने क्या किया। तो ये इसका मतलब है कि ये विकास का पैमाना क्या होता है। और बिजली सरप्लस, सड़क सरप्लस, 5 मेडिकल कॉलेज, आज 30 मेडिकल कॉलेज हो गए। कौन सा क्षेत्र छूटा? प्रत्येक क्षेत्र में सरकार ने जो काम किए हैं उससे अपना प्रदेश आज की स्थिति में कई क्षेत्रों में देश का नंबर 1 राज्य बना है। उधर विपक्ष ने मुख्यमंत्री के दावों को पूरी तरह नकार दिया
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार के आंकड़ों को कागजी बताते हुए कहा कि भुखमरी के मामले में बिहार के बाद मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, मध्य प्रदेश कुपोषण के मामले में चौथे स्थान पर है। सरकार हवाई आंकड़े बताकर प्रदेश के लोगों को गुमराह कर रही है। प्रदेश ने परिवहन घोटाले को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सौरभ शर्मा जैसे मछलियों पर जाल डालकर मगरमच्छों को बचाने की कोशिश सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री जी अब जो बोल रहे थे जो अच्छा था, जो हो रहा वो अच्छा, हम तो गीता के पाठ की तरह सुन रहे थे उनका, लेकिन आप सांदे सच्चाई से दूर था और आज भी परेशान है, चाहे किसान है, युवा हो, चाहे उद्यमी हो। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष के सवालों का जवाब प्रमाण के साथ नहीं दे पाए। परिवहन घोटाले को लेकर विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने बताया कि अब परिवहन चेक पोस्टों पर मानव रहित व्यवस्था की जा रही है। इसे भी विपक्ष ने बैकडोर से भ्रष्टाचार का रास्ता करार दिया। सत्र के चौथे दिन पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे की जुबानी जंग पर भी जमकर सियासत हुई। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के ये कहने पर उपनेता प्रतिपक्ष का पद संवैधानिक नहीं है। विपक्ष ने तंज कसा कि अगर ऐसा है तो फिर 2 डिप्टी सीएम किस हैसियत से बने घूम रहे हैं। ये राजपत्र का प्रकाशन है। इस राजपत्र में नेता प्रतिपक्ष का ही नोटिफिकेशन है, उपनेता का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो ये पूरी तरह से फर्जी उपनेता बनकर घूम रहे हैं, प्रशासन पर अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक उन्होंने फर्जी कहा तो फर्जी वो मुझे नहीं कह रहे हैं, वो फर्जी सचिवालय को और सचिवालय के हेड नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके निर्णयों को फर्जी बता रहे हैं। क्योंकि दिनांक 25 जनवरी 2024 को माननीय पीएस महोदय द्वारा मुझे उपनेता के तौर पर रिकॉग्निशन दिया गया, उसका पत्र है, सचिवालय से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, उनके द्वारा मुझे बधाई भी दी गई, व्हाट्सएप संदेश भी है मेरे पास, उन्होंने मुझे बाकायदा बधाई दी। अब यदि इसके बाद भूपेंद्र सिंह जी जो थोड़े अनपढ़ नेता हैं, यदि वो ये बात कहते हैं कि ये फर्जी है तो वो अपने विधानसभा के अध्यक्ष के निर्णयों को फर्जी बता रहे हैं। बजट सत्र में विपक्ष विकास और चुनावी वादों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 2003 से 2025 का अंतर बताकर विपक्ष को निरुत्तर बताने की कोशिश की है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सरकार का विजन भी सामने रख दिया है। देखना ये है कि सत्र के अगले दिनों में विपक्ष इस पर कैसे प्रतिकार करता है और सदन की जंग कहां तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की शराब घोटाला, जिसकी आज कांग्रेस के दिग्गजों तक पहुंच रही है, जिसमें अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी पहुंची। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास पर छानबीन की। भूपेश बघेल से पूछताछ हुई तो इसे कांग्रेस ने बीजेपी का षड्यंत्र बताया। देखें रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले ने सियासी भूचाल मचा दिया है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी ईडी के शिकंजे में आ गए। ईडी ने भूपेश बघेल के भिलाई स्थित आवास में दबिश देकर उनके बेटे चैतन्य बघेल से कड़ी पूछताछ की है। भूपेश बघेल के घर के अलावा ईडी ने उनके बेटे के करीबियों से जुड़े 14 अन्य ठिकानों पर भी धावा बोला। ईडी की ये कार्रवाई बजट सत्र के दौरान हुई, इसीलिए इसकी गूंज विधानसभा में भी सुनाई पड़ी। कांग्रेस विधायकों ने कार्यवाही का बहिष्कार किया और प्रश्नकाल को बाधित कर प्रदर्शन करते रहे। नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में लौटकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने उन्हें मनाने का प्रयास किया, मगर सत्र का बहिष्कार कर सभी विधायक भिलाई प्रदर्शन करने पहुंच गए। इस बीच भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इसे बदले की कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि सेक्स सीडी कार्ड में उन्हें फंसाने में नाकाम बीजेपी ने ये नई चाल चल रही है। रायपुर से लेकर दिल्ली तक के नेता उनके पक्ष में लामबंद दिखे। भिलाई में भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी की रेड हो रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है, विपक्ष के यहाँ ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहाँ हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है, बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये उसी का एक षड्यंत्र बिल्कुल संभव है। भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह के काम कर रही है ये भूला नहीं जाएगा, हम भी याद रखेंगे।
ये कार्रवाई आज क्यों? कौन सी ऐसी जानकारी ईडी को कल रात को मिली कि आज उनको कार्रवाई करनी पड़ी? ये सारी बातें तो महीनों से जानकारी है। ठीक जब पंजाब में ऐसी स्थिति बनती है तो यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। भूपेश बघेल जी हमारे महामंत्री बनाए गए हैं पंजाब में, तो बात क्या सामने आती है? मेरे मन में क्या बात है? ईडी फिर वही काम कर रही है जिसे हम बीजेपी की बी टीम स्वरूप काम करते थे। जांच अपने जगह की बात है। जांच की टाइमिंग किस तरह से की जा रही है? जांच बहुत जगह हुई, एक भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े किसी संदर्भ में, किसी मामले में जांच आपने सुनी? केवल घोटाले नॉन बीजेपी वाले लोगों के यहाँ ही होते हैं। ईडी के छापे को द्वेषपूर्ण कार्रवाई बताने पर बीजेपी ने पलटवार किया। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद सामने आए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही है, प्रदेश सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। प्रदेश का जिस तरह से आरोप की दुर्भावनाओं से हो रहा है, ये सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है। ईडी सेंट्रल एजेंसी है, उसमें प्रदेश का कोई लेना देना उससे नहीं। शराब घोटाले में ईडी की कार्रवाई तेज होती जा रही है। यह आशंका तो शुरू से ही थी कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश के बड़े नेताओं पर ईडी का शिकंजा कस सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के रडार पर आने के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी तूफान आ गया है। अब देखना यह है कि तूफान कब थमता है और इसके पहले किसे किसे बटोर ले जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो वहीं भारतमाला प्रोजेक्ट की सियासी गूंज तीसरी बार सदन में हंगामे का कारण बनी। दरअसल भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत मुआवजा वितरण में अधिकारियों की जवाब देने में लेटलतीफी से ये मामला तीसरी बार सदन में उठाया गया। बजट सत्र के 12वें दिन नेता प्रतिपक्ष ने भारतमाला प्रोजेक्ट पर सवाल लगाया, लेकिन इससे असंतुष्ट नजर आए और पूरे मामले को हाईकोर्ट तक ले जाने की बात कर दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में भारतमाला प्रोजेक्ट के भ्रष्टाचार को लेकर जमकर बवाल हुआ। इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर तकरार हुई और बात हाईकोर्ट जाने तक पहुंच गई। क्या है भारतमाला घोटाला, जिस पर शायद सरकार विपक्ष के निशाने पर है? पहले उसे समझ लेते हैं। रायपुर से विशाखापट्टनम तक इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के अधीनस्थ आता है। जमीनों के अधिग्रहण में करोड़ों रुपयों का हेरफेर सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने गड़बड़ियों का सवाल लगाया था। विधानसभा अध्यक्ष ने सख्त हिदायत के साथ जानकारी देने की व्यवस्था भी दी थी। जवाब में सरकार ने स्वीकार किया कि भारतमाला प्रोजेक्ट में बड़ी गड़बड़ियां हुई है। सत्ता पक्ष के स्वीकारने के बाद विपक्ष मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार इस मामले से पीछे हटी तो हाईकोर्ट का रुख करेंगे। पूरा भारतमाला प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के अधीन है। इसको राज्य सरकार का कोई व्यक्ति जांच करने में सक्षम नहीं है, इसलिए इसकी जांच सीबीआई से करा दी जाए। मगर मुझे दुख है कि माननीय मंत्री जी ने न तो इसकी सिफारिश की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रश्न को अनदेखा किया, मगर वो टालम टोल करते रहे। अंततः उन्होंने किसी प्रकार की जांच स्वीकार नहीं की। अगर आप जांच नहीं कराएंगे तो हमारे लिए हाई कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। हम हाई कोर्ट जाएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। नेता प्रतिपक्ष के सवालों में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भी घिरते नजर आए। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी हुई है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के सीबीआई जांच पर उन्होंने ये साफ कर दिया कि रायपुर और बिलासपुर संभाग के आयुक्त इसकी जांच करेंगे। सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है। भारतमाला परियोजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। बड़ी संख्या में भू अर्जन किया गया है, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा। तो इसके भू अर्जन जो हुई है उसमें कई तरह की अनियमितता और गड़बड़ी हुई है, जिनकी जांच हमारे विभाग के द्वारा किया जा रहा है। ये सीबीआई का विषय नहीं है, ये भू अर्जन का है और हर चीज़ को हर सीबीआई को नहीं सौंपा जा सकता।
हम अभी जो शिकायतें मिली है, जिनको हम प्रारंभिक में लगा कि यहाँ गड़बड़ी है, तो हमने कलेक्टर से टीम बना कर इनको जांच कराया। तो कलेक्टर ने जो टीम गठित की थी, जांच रिपोर्ट सौंपी है, उसमें गड़बड़ी सामने आई। उसके हिसाब से उस समय जो यहाँ पे कार्यरत थे, पटवारी थे, तहसीलदार थे, एसडीएम थे, उन सभी को निलंबित किया गया है। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के भ्रष्टाचार ने विपक्ष को सरकार के घेरने के लिए बड़ा मुद्दा दे दिया है। इस मसले को लेकर सदन में घेरने के बाद विपक्ष अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी में। वहीं सरकार इसमें विभागीय जांच की घोषणा कर चुकी है। अब देखना होगा कि आखिर जांच में किसका नाम सामने आता है। हाईकोर्ट की लड़ाई कितनी दूर तक जाती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 4 दिन पूरे हो चुके हैं, यानी कि पहला चरण, बाकी 5 बैठकें अवकाश खत्म होने के बाद होंगी। सत्र के पहले दिन से ही विपक्ष सड़क पर आक्रामक मोड में नजर आया, तो सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष पर पलटवार कर उसे कमजोर करने की कोशिश की। 4 दिन का सदन का सियासी संग्राम कैसा रहा, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्र के 4 दिन बीत चुके हैं, 5 बैठकें और होनी है। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि सत्र के पहले चरण में कौन भारी पड़ा। वजह है, विपक्ष ने सरकार को जोरदार तरीके से घेरने की तैयारी कर रखी थी। ऐलान ये था कि सरकार को हर मोर्चे पर फेल साबित किया जाए। वहीं सत्ता पक्ष ने भी पलटवार में कोई कसर बकाया नहीं रखी थी। अब बात सदन के संग्राम की करें तो पहला दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जिसमें सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया गया। अभिभाषण में दावा किया गया कि सरकार पीएम मोदी के संकल्प ज्ञान पर आगे बढ़ रही है। सत्र के पहले दिन विपक्ष के विधायक काला नकाब लगाकर आए। कहा, सरकार जनता से जुड़े सवालों से मुंह चुरा रही है। विपक्ष ने सदन के साथ सड़क पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। मास्क पहन के आए ताकि सरकार जिस प्रकार से मुंह छुपाती है, घबराती है सवालों से, करोड़ों का घोटाला उससे डर रही है। दूसरा दिन, बजट के सत्र के दूसरे दिन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें जीडीपी में 11.05% के इजाफे का दावा किया गया। बजट के सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस के विधायक टोकरी में प्लास्टिक के सांप लेकर पहुंचे। आरोप लगाया कि सरकार नौकरियों पर कुंडली मारकर बैठी है। सत्र के दूसरे दिन भी पक्ष और विपक्ष में तीखी तकरार देखने को मिली। विपक्ष में है तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक सांपनाथ की तरह हो गई है, जो प्रदेश के युवाओं को डस रही है। प्रदेश के युवाओं को नौकरी के लिए कोई भविष्य नहीं है इस प्रदेश के अंदर। तीसरा दिन, बजट सत्र के तीसरे दिन सरकार ने 4,21,000 करोड़ का बजट पेश किया। बजट को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखे। जैसा मोदी जी ने कहा कि 4 जातियां उन्होंने चिन्हित की, उसको ज्ञान के रूप में उन्होंने कहा कि ज्ञान हमारा GYAN, तो गरीब कल्याण, युवा शक्ति, अन्नदाता और नारी शक्ति। मतलब कोशिश हमारी भी इस बजट में रही कि सर्वस्पर्शी बजट हो। लाभ का कोई बजट नहीं, पुराने आंकड़े गिनाए गए और मैं समझता हूं कि कर्ज को लेके स्थिति सरकार ने कोई स्पष्ट नहीं करी। राजकोषीय घाटा को लेके युवा देखते रहे, प्रदेश के युवा कि हमें नौकरियों के नए रास्ते खुलेंगे, उसके लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं बजट के अंदर। चौथा दिन, बजट सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष को निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान 2003 से 2025 के बीच के विकास का अंतर आंकड़ों के जरिए बताकर विपक्ष को निरुत्तर करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने कहा, 2003 से 4 में मध्य प्रदेश का बजट 20,000 करोड़ का था, जो आज 21 गुना बढ़कर 4,21,000 करोड़ का हो गया है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, अधोसंरचना, उद्योग के क्षेत्र में हुई प्रगति के सिलसिलेवार आंकड़े सदन में पेश किए। हालांकि विपक्ष ने इन आंकड़ों को कागजी साबित करने में कोई कसर बकाया नहीं रखी। हमारी औद्योगिक विकास दर कांग्रेस के शासनकाल में 0.016 थी, तो इसका मतलब है कि वो औद्योगिक विकास दर एक तरह से माइनस में थी और आज हमारी 24% औद्योगिक विकास दर है। ये अपने आप में सबके सामने है। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी हमारी लगभग 11% के आसपास जा रही है। 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा उनके टाइम था, आज 56 लाख तो हो गया और 1 लाख करोड़ हेक्टेयर तक हम पहुंचाने वाले हैं। तो ये विकास के पैमाने हैं जिस पे हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। कुल बजट 1956 से लगा के 2003 तक इनका बजट 23,000 करोड़ का था और आज की स्थिति में हम 4,21,000 करोड़ का बजट हम लेकर सबके सामने आए।
तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि आखिरकार सरकार कांग्रेस ने क्या किया। मुख्यमंत्री जी अब जो बोल रहे थे जो अच्छा था, जो हो रहा वो अच्छा, हम तो गीता की पाठ की तरह सुन रहे थे उनका, लेकिन आप सच्चाई से दूर था और आज भी परेशान है, चाहे किसान है, युवा हो, चाहे उद्यमी हो। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष के सवालों का जवाब प्रमाण के साथ नहीं दे पाए। कुल मिलाकर देखें तो अब तक विपक्ष सदन में कोई ऐसा बड़ा सवाल नहीं खड़ा कर सका है जिससे सरकार घिरती दिखे। विपक्ष की सक्रियता सांकेतिक प्रदर्शनों तक ही दिखी। अब देखना यह है कि सत्र की अगली बैठकों में कौन किस पर भारी पड़ता है और किसकी रणनीति काम आती है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। इसी के साथ फिलहाल द वीक ऑफ शो में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।